Namaskar and welcome everyone. My name is Palak Nehra and I'm accompanied by Dr. Eva Kumari, who is a senior consultant gynecologist in Alchemist Hospital, Panchkula. Welcome, ma'am. थैंक यू। अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ माना जाता है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमनली अक्रिंग बीमारी हो चुकी है अमंग वुमेन। काफ़ी कैंसर रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के कारण ही हो रही है फीमेल्स के अंदर। सो आज हम इस वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर को लेके जो भी कोई सवाल है फीमेल्स के अंदर जो कि वो किसी भी रीज़न के कारण, निग्लिजेंस के कारण या फिर शर्म के कारण नहीं पूछ पाती हैं, आज उन सब सवालों का जवाब डॉक्टर इभा हमें देंगे। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, let's start with the questions. First of all, ma'am, thank you so much for sparing your time with us and having a discussion on breast cancer with us. थैंक यू। Ma'am, my first question is, what are the common causes of breast cancer? बेसिकली मैं ये बताऊंगी, रिस्क फैक्टर कहते हैं इन्हें। ब्रेस्ट कैंसर होने के कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर दो तरह के होते हैं, एक हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी तरफ से, और कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बताऊंगी जो रिस्क फैक्टर जिन्हें हम अपनी तरफ से उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, जैसे कि एज एंड सेक्स। एक महिला का होना ही कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने का एक रिस्क फैक्टर है। एज, उम्र के बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन 50 से 65 साल की उम्र में देखा गया है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। अगर किसी महिला के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन हुआ है, कोई ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, तो उस महिला में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, अगर फैमिली में कोई और भी कैंसर जैसे ओवेरियन कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, जैसे कि मदर, डॉटर एंड सिस्टर। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में 5 से 10% हेरिडेटरी फैक्टर होते हैं। ये हेरिडेटरी फैक्टर होते हैं कुछ जीन म्यूटेशन के कारण, जिसमें दो बहुत ही स्पेशल जीन म्यूटेशन देखा गया है, BRCA1 एंड BRCA2। और भी कई कुछ जीन म्यूटेशन से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, बट ये दोनों बहुत ही स्पेसिफिकली देखा गया है। और इनके जिन महिलाओं में ये जीन म्यूटेशन होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने का बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 80% आई कैन से। नेक्स्ट है एज ऑफ अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज। जिन महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही अर्ली एज में, जैसे कि 12 साल की उम्र से पहले ही शुरुआत हो जाए, या फिर 55 ईयर्स के बाद तक अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहे, तो इन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क दूसरी महिला से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर किसी महिला को एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो दूसरे ब्रेस्ट में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो फैक्टर है इन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो रिस्क फैक्टर हैं जिन्हें हम अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें है फिज़िकल एक्टिविटी, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, डायबिटिक, ओबेसिटी, चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे मैं बताऊंगी, अगर कोई महिला बहुत ही लेट एज में अपना परिवार शुरू करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, तो उनमें कैंसर होने का, ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है उन महिलाओं की तुलना में जो यंग एज में ही अपना परिवार शुरू करती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग भी एक तरह का प्रोटेक्शन है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट। जैसे अगर कोई महिला ने 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया है, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का काफ़ी कम हो जाता है। मैं बता सकती हूँ 4 से 5% उनमें रिस्क
कम हो जाता है। और जितनी ज़्यादा देर तक वो ब्रेस्ट फीड देती हैं, रिस्क उतना और भी कम हो जाता है। उसके बाद और भी एक रिस्क फैक्टर है हार्मोन इनटेक। देखा गया है कि पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी हम कई बार देते हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, अगर हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे देर तक के लिए अगर लिया गया है तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं इनको हम अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम फिज़िकली एक्टिव रहें, अल्कोहल को लिमिट करें, स्मोकिंग हम छोड़ दें, अपना बॉडी वेट, अपना BMI जिसे कहते हैं उसे हम मेंटेन करें, तो हम इन रिस्क को कम कर सकते हैं। सो बेसिकली मैम जो लेडीज़ अपना लाइफस्टाइल प्रॉपरली मेंटेन करके रखती हैं, सो उनको चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं Yes. ब्रेस्ट कैंसर के। बिल्कुल। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे इंडिया में ही ये ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर उसका इंसिडेंस देखा गया है, या फिर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी सेम मात्रा में ही लेडीज़ अफेक्ट हो रही हैं? इंडिया में रादर मैं बताऊंगी वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर किया जाए तो इंसिडेंस तो हमारी कंट्री में कम है। ऑन एन एवरेज मैं बताऊंगी कि 1 in every 28 women they are at risk of having breast cancer in India। एंड दूसरे कंट्री में सब जैसे कि US अमेरिका में 8 में 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। तो रिस्क तो हमारी कंट्री में कम है, लेकिन अब कुछ सालों से ये इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब ये दिस इज बिकम द मोस्ट कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग्स द फीमेल। जैसे मैम हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी फीमेल्स के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, सो क्या मेंस के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं? यस, मेल ब्रेस्ट कैंसर्स भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। इट्स अ रेयर डिजीज़। इंसिडेंस इसका ऑन एन एवरेज इज 0.6 to 1.2% आई कैन से। डिफरेंस इतना है कि जो मेल ब्रेस्ट कैंसर होते हैं दे आर वेरी एग्रेसिव एंड उनका प्रोग्नोसिस भी फीमेल ब्रेस्ट कैंसर से पुअर होता है। मैम एक लेडी को अपनी स्क्रीनिंग कब से करवा देनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए कि उन्हें भी पता चले कि जैसे हम कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर की, देन व्हेन शुड अ लेडी स्टार्ट गेटिंग स्क्रीन हरसेल्फ फॉर ब्रेस्ट कैंसर? एक्चुअली देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज़ जो उनके थोड़ा रिकमेंडेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। स्क्रीनिंग अगर हम कहें तो ये 3 मेथड हैं स्क्रीनिंग के: सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी एंड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए। एंड जो यंग लोग हैं प्री मेनोपॉजल, जिनके अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं, वो पीरियड्स के 5th to 7th डे, मतलब 5 से 7th डे के बाद हर मंथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हैं वो महीने का कोई एक दिन अपना डिसाइड कर लें और उसी दिन हर महीने अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करें। दैट इज कॉल्ड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेकेंड है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है जो रेकमेंड करती है कि 40 साल की उम्र के बाद से मेमोग्राफी होनी चाहिए, 1 से 2 साल के अंतराल पे। लेकिन WHO का रिकमेंडेशन है फ्रॉम द एज ऑफ 50 के बाद महिलाओं को 1 से 2 साल के बाद अपनी मेमोग्राफी करवानी चाहिए। एंड थर्ड है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी आफ्टर द एज ऑफ 20 वो हम करते हैं 1 से 3 साल के बाद अप टू द एज ऑफ 40। एंड 40 के बाद थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, लाइक एनुअली आई कैन से। मैम जैसे आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री भी एक रोल प्ले करती है, बट जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है तो उन लेडीज़ में हम कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को फिगर आउट करने के लिए? जैसे बाकी के मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए हैं, फैमिली हिस्ट्री तो एक है ही, जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली हिस्ट्री एक फैक्टर है, बट दे आर सो मेनी अदर्स फैक्टर जो मैं आपको आई थिंक ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, सम मॉडिफाइबल एंड सम नॉन मॉडिफाइबल ब्रेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। सो मैम जैसे आपने बताया कि फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सो व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग टेकिंग अ फैमिली हिस्ट्री? फैमिली हिस्ट्री में हम महिला से पूछते हैं कि आपके
फैमिली के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी को कैंसर है या नहीं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब होता है मदर, सिस्टर एंड डॉटर। सेकेंड कम्स द हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स आर बीइंग अफेक्टेड, मतलब कितने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है, एंड उनको किस एज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड क्या उनको एक ब्रेस्ट में कैंसर था या फिर दोनों ब्रेस्ट में कैंसर था। और कई बार फर्स्ट डिग्री ही नहीं, इवन सेकेंड डिग्री रिलेटिव में भी अगर कैंसर हो तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा कुछ और भी कैंसर हैं, जैसे कि ओवेरियन कैंसर। अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर ओवेरियन कैंसर भी है, फिर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी एक सदस्य को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो इन महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी दो सदस्य को अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो ये रिस्क ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम फैमिली हिस्ट्री को कंसिडर करते हैं और फिर उनके कितना रिस्क होता है ये कैलकुलेट करके हम उन्हें बता सकते हैं। तो मैम, जैसे डायग्नोसिस के बारे में बात हुई थी कि हमें सब अर्ली, जितना अर्ली डिटेक्ट कर सके हम लोग, तो उतने ही अर्ली उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सो मैम, मैमोग्राम जैसे आपने बोला था कि बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है, सो डू मैमोग्राम गारंटी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए? मैमोग्राम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर तरीका है ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने का, लेकिन कई बार ये परफेक्ट नहीं भी है। तो फर्स्ट तो मैं ये बताऊंगी कि ये कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर महिला में ब्रेस्ट कैंसर है तो वो कितने प्रतिशत महिलाओं को जिनमें ब्रेस्ट कैंसर है उनको ये डायग्नोस कर सकता है। तो मैमोग्राफी की जो सेंसिटिविटी होती है दैट इज़ मोर देन 87, आई कैन से 88%। 88% का मतलब है कि अगर 88% महिलाएं जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर है उसको मैमोग्राम डायग्नोस कर सकता है। और दूसरी चीज़ है बहुत ही अर्ली स्टेज में, जब ये कैंसर पालपेट नहीं हो सकता। पालपेट होने का मतलब ना तो डॉक्टर उसे फील कर सकता है, ना ही कोई महिला खुद से उसे फील कर सकती है, जब ये मैमोग्राम उससे डायग्नोस कर सकता है। ये कैंसर कई बार देखा गया है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर है, फिर भी मैमोग्राम इसे डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी इज़ जस्ट 88%, 87%। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स कि क्यों मिस होता है। इसमें देखा गया है कि जो ब्रेस्ट, डेंस ब्रेस्ट कहते हैं, उसमें कई बार ये मैमोग्राफी इतना अच्छी तरह से उसे डायग्नोस नहीं कर पाती है। और कुछ कैंसर भी कुछ तरह के होते हैं जिसमें ये मैमोग्राम थोड़ा सा उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रह जाता है। जैसे मैंने बताया कैंसर 2 तरह के, कई तरह के होते हैं। उसमें एक लोबुलर कार्सिनोमा होता है, डक्टल कार्सिनोमा होता है। तो जो डक्टल कार्सिनोमा होता है उसमें मैमोग्राम की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। फिर हम कहते हैं कि जो इतना मिस हो जाता है तो हम इसके लिए भी क्या कुछ कर सकते हैं? यस, जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, अगर इनको भी हम साथ में अगर लें तो फिर कैंसर डिटेक्ट करने के चांसेस कहीं और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार देखा गया है कि 10 to 12% में क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट कैंसर पता लग गया, लेकिन मैमोग्राफी में मिस हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारे कुछ जो है इनको एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम सब जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं सबको अगर हम कंबाइन करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैम, अगर कोई सर्जरी के बाद लेट मी से कि कोई लेडी नहीं रेडी है सर्जरी के लिए, या फिर हम किसी रीजंस के कारण नहीं कर पा रहे सर्जरी, देन वेरियस अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल आल्सो मैम? Yes, I told you the chemotherapy, radiotherapy, hormone therapy. So it depends upon the patient's priority also, and so many other factors, patient's age and patient general condition also. So the doctor, the oncologist, they can decide for the other options like chemotherapy, radiotherapy, hormone therapy. मैम, जैसे अब कोई लेडी सर्जरी करवा के आए हैं, अब उसके बाद उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है बेसिकली आफ्टर सर्जरी। सो उसके बाद एक लेडी को अपनी लाइफ कैसे लीड करनी चाहिए, उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? अब ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करना ही काफ़ी नहीं होता है। उसके आगे महिलाएं एक क्वालिटी लाइफ जी सकें,
उसके लिए हम सपोर्टिव थेरेपी कहते हैं, इसे पैलिएटिव थेरेपी कहते हैं, वो हम देते हैं। इसमें सिर्फ एक मेडिकल टीम का ही नहीं बल्कि कई सपोर्ट ग्रुप हैं, सोशल वर्कर हैं, वो भी इन महिलाओं की मदद करते हैं। आइडिया यही होता है इसमें कि उनमें एक पॉजिटिविटी लाना, उनका स्पिरिट होना चाहिए कि हमें वी हैव टू फाइट द डिजीज़। तो इसके लिए एक तो उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जो कैंसर थेरेपी होती है उसको वो अच्छी तरह से टॉलरेट कर पाएँ। दूसरी है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस जो होता है इन चीज़ों को लेकर, वो उनका कम हो। तो सबसे बड़ा एक तो जो सर्जरी आजकल होती है, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, पहले तो बहुत ही रेडिकल सर्जरी होती थी, अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं जिसमें सर्जन का हमेशा ये अटैम्प्ट रहता है कि ब्रेस्ट को कंजर्व करना है और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट भी करने की ज़रूरत है, सो दैट कि जो उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है आफ्टर सर्जरी वो काफ़ी हद तक अब कम हो गई है। इसमें ऑन्कोप्लास्टी या मेमोप्लास्टी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल आया है, जिससे कि पहले जो ऑलमोस्ट ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता था, अब वो सर्जरी नहीं होती है इन अर्ली स्टेज, आई कैन से ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, जिससे साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता था पहले लोगों में वो अब नहीं रह गया है। दूसरी चीज़ है रिलैक्सेशन थेरेपी एंड स्पिरिचुअल थेरेपी। ठीक है, तो कैंसर को किस तरह से हमें फाइट करना है, लाइफ को कैसे पॉजिटिव वे में लेना है, इसके लिए जो रिलैक्सेशन थेरेपी है उसमें एक म्यूज़िक थेरेपी का देखा गया है बहुत ही अच्छा रोल रहा है। महिलाएं मेडिटेशन भी कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, और जो भी उनके अंदर कोई क्वेश्चन आता है, कुछ किसी तरह की फीलिंग आती है, उनको अपने परिवार के सदस्य में, अपने मेडिकल टीम से, सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से मैं बताऊंगी कि जब वो जो ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं या जिन्होंने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए ये सपोर्टिव थेरेपी बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में एक मैं आप उन लोगों को एक संदेश देना चाहूँगी कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, दिस इज़ नॉट, इट्स नॉट प्रिवेंटेबल, इसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो ये क्योरेबल है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए हमें ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी, जागरूकता रखना बहुत ही ज़रूरी है। Very well said, ma'am. And thank you so much, ma'am, for sharing all your views with us. So, to conclude, I would say कि जो लेडीज़ इस बीमारी से सफ़र कर रही हैं, they have to stay positive, they have to stay strong, and they have to fight. And to the rest of the ladies, प्लीज़ सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट कीजिए घर पे, ताकि आप कैंसर को जल्द से जल्द पकड़ पाएँ और उसका इलाज ले पाएँ। सो इसी के साथ अब हम इजाज़त लेते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग अस एंड शेयरिंग योर टाइम विद अस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।